Hello everyone, welcome back to FFT and in this video we'll be revising the unit 1 of OS. ये इसका सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है. So let's come to, हमने पढ़ा था यार OS में क्या होता है. OS acts as an interface between user and hardware, right? So OS is a system software that acts as an interface between user and hardware, and it manages resources like CPU, memory, IO devices and provides environment for program execution, right? तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि OS क्या है, हमारा रिसोर्स मैनेजर है, यूज़र इंटरफेस और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटर है. तो इसका एग्जांपल देते हुए मैंने अच्छे से समझाया था ना, राइट. तो अब देखो, वाई डू वी नीड एन ओएस, हमें ओएस की ज़रूरत ही क्यों है. इंटरफेस प्रोवाइड करता है भाई, इसकी रिसोर्स मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग के लिए भी काम आता है, कन्वीनियंस सुपर इंपॉर्टेंट है ना, और हमारी एफिशिएंसी. सो वही है, इसको डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है. और फिर ये मैंने डायग्राम बनाया था, यहाँ पे एग्जाम में बना सकते हो, यूज़र, एप्लीकेशन, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर, ठीक है. मतलब ये इसके फंक्शंस हो गए एक तरह से, राइट. तो अब देखो आगे देखते हैं गोल्स एंड फंक्शंस, इसको और डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है यार. हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है कन्वीनियंस, सो मेक द कंप्यूटर ईजी टू यूज़, ये हमारी प्राइमरी रहती है. एंड बाकी एफिशिएंसी हमारी सेकेंडरी होती है कि ऑप्टिमली हम उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है. फिर फेयरनेस आ गया, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, जैसे कि हमने CN भी पढ़ा था ना. तो वही फेयरनेस की, हर एक प्रोसेस को जो है ना अच्छे से CPU मिले, अच्छे से शेयर मिले, CPU का, मेमोरी का भी, या जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है. और रिलायबिलिटी, इंश्योर द सिस्टम रन विदाउट एनी क्रैशेस. स्केलेबिलिटी की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्करेंट यूजर्स उसे यूज़ कर पाएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो है उस पर रन कर पाएँ, ठीक है. फंक्शंस में हमारा क्या आ गया, उसके वही प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेज करता है ये, फाइल मैनेजमेंट, IO मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एंड नेटवर्किंग. तो क्या करता है कि प्रोसेस को क्रिएट भी करता है, शेड्यूल भी करता है और टर्मिनेट भी करता है. और इसमें मेमोरी में एलोकेट, डी एलोकेट करता है रैम को, और अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, है ना, फेयर शेयर मिले सबको. और फाइल मैनेजमेंट में हमारा ऑर्गेनाइजेज डेटा इन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, है ना. IO मैनेजमेंट में हमारा क्या हो गया, मैनेज डिवाइस लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, इन सबको मैनेज करता है. और सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की, हाँ, ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं हमें, अनऑथोराइज एक्सेस से सेव करता है, ठीक है. नेटवर्किंग में मैनेज कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. जब हमने टाइप्स ऑफ OS में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़े थे, तो ये इसमें कम्युनिकेशन मैनेज करता है. तो अब देखो इसके फंक्शंस डिटेल में मैंने लिख रखे हैं, पढ़ सकते हो आप इधर से. अब हम आगे मूव करते हैं टाइप्स ऑफ OS पे हमारा. तो देखो OS के कितने टाइप्स थे, ये 10, यहाँ पे एक 10th भी है, पैरेलल OS, ओ सॉरी पर्सनल OS, पैरेलल तो लिखा हुआ है, पर्सनल OS, ठीक है. तो सबको एक एक करके ब्रीफ में फटाफट पढ़ते चलते हैं. डिटेल में तो हम लेक्चर में कवर कर ही चुके हैं ना. तो देखो बैच OS हमारा क्या था, सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एज अ बैच विदाउट यूजर इंटरेक्शन. क्या क्या इसमें हमारा मेन कि तो ग्रुप कर देते हैं साथ में सिमिलर जॉब्स को, और उसको एज अ बैच एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट यूजर इंटरेक्शन, ठीक है. इसके फीचर्स क्या थे, फिर एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस वगैरह की, नो डायरेक्ट वो, और उसका एग्जांपल भी दिया था मैंने, है ना. और ये डायग्राम भी है, तो इसको देखते चलना, ठीक है. नेक्स्ट हमारा आ गया मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग क्या था कि हम इसमें जो है वो मैक्सिमाइज करते हैं किसको, CPU यूटिलाइजेशन को, यानी कि 2 और मोर प्रोग्राम्स आर केप्ट इन अ मेमोरी एट द सेम टाइम सो दैट CPU ऑलवेज हैव अ जॉब टू एग्जीक्यूट. याद है ना, मैंने बताया था मल्टी प्रोग्रामिंग को कैसे याद रखना है, मल्टी टास्किंग को और मल्टी प्रोसेसिंग को. तो मैं दोबारा बताती हूँ. देखो मल्टी प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम्स मल्टी है यहाँ पे, यानी कि जब हमारा वो होता है, देखो जैसे ये हमारा CPU, ये मान लो मेन मेमोरी, एंड ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी हो गई, ठीक है. तो जब सेकेंडरी मेमोरी में हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जनरली एक प्रोग्राम इधर जाता है रेडी क्यू के लिए, फिर वो रनिंग में जाता है. लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग में एक से ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पे हो जाते हैं. तो इसलिए फिर जैसे एक को इनपुट आउटपुट के लिए लिया, तो दूसरे प्रोग्राम को इतने में हम लोग हैंडल कर लेते हैं. यही था हमारा ये, ठीक है. इफ़ वन जॉब वेट फॉर IO, द CPU स्विचेस टू अनदर जॉब, है ना. उसके फीचर्स क्या थे कि हाँ मल्टीपल जॉब्स रहती हैं उसमें, और वो फिर एडवांटेजेस देखो कि एफिशिएंट CPU यूटिलाइजेशन, फास्टर होता है एग्जीक्यूशन, बैच वैसे बहुत स्लो था. तो सपोर्ट मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, मतलब मल्टीटास्किंग इल्यूजन लगता है, एक्चुअली मल्टीटास्किंग होता नहीं है. लेकिन इसके लिए मेमोरी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, है ना, हमारी मेन मेमोरी में भी ज़्यादा वो रखना पड़ेगी, क्योंकि प्रोसेसर्स, CPU शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट बिकम कॉम्प्लेक्स हो जाता है. और ये भी अभी तक इंटरेक्टिव नहीं है, ठीक है. इसके एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, अर्ली वर्जन ऑफ यूनिक्स एंड IBM मेन फ्रेम सिस्टम. डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये देखो, जैसे जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, और ऐसे ये मेमोरी पार्टीशंस, है ना. ये मल्टी प्रोग्रामिंग का हो गया. देखो टाइम शेयरिंग OS में हमारा क्या था, मल्टीटास्किंग, याद है ना मल्टीटास्किंग. तो क्या है हमारी डेफिनेशन कि टाइम शेयरिंग OS अलाउज मल्टीपल यूजर्स एंड प्रोसेसर टू शेयर द CPU साइमल्टेनियसली. यहाँ पे CPU शेयर करें बहुत सारे प्रोसेसर्स एक साथ. मतलब इसमें हमारा क्या था कि हम लोग वो टाइम काउंटर डिफाइन कर दिया था ना, ताकि हम रिस्पॉन्स टाइम को कम कर सके और क्विक यूज़र रिस्पॉन्स मिले, है ना. तो इसमें क्या था, जैसे कि देखो CPU इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड टाइम स्लाइसेस, यानी कि क्वांटा, एंड ईच प्रोसेस गेट अ फेयर शेयर ऑफ CPU, गिविंग द इल्यूजन दैट ऑल
आर रनिंग टुगेदर, मतलब सारे प्रोसेस एक साथ रन करें, 2 सेकंड मान लो सबको, मतलब ऐसे करके वो रन करवा रहा है। फीचर्स में मेरा क्या आ गया, इंटरेक्टिव होता है ये, है ना, यूजर कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सिस्टम, टाइम स्लाइसिस वही कि उसको रैपिड रिस्पॉन्स मिलेंगे और क्विक रिस्पॉन्सेज, और रिक्वायर्स कॉन्टेक्ट स्विचिंग, इसमें क्या होता है, हमें कॉन्टेक्ट स्विचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब यही फीचर्स में मतलब एडवांटेजेस, और आगे हमने उसको डिसएडवांटेजेस में बांट रखा है कि गुड फॉर मल्टी यूजर एनवायरमेंट, मिनिमाइज कर देता है सीपीयू का आइडल टाइम, ठीक है, प्रोवाइड्स फास्ट रिस्पॉन्स टू ईच टास्क, राइट। ये यार ये हमारा तो मेन गोल रहता है ना कि कभी सीपीयू आइडल होना ही नहीं चाहिए, तो वही उसको मिनिमाइज कर देता है। और इसमें क्या होता है, हाई ओवरहेड ड्यू टू फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट स्विचिंग, ठीक है ना, इसकी वजह से हाई ओवरहेड हो जाता है हमारा, और सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर रहा होता है ना। तो देखो, यूनिक्स एंड लिनक्स सिस्टम इन यूनिवर्सिटीज एंड विंडो ओएस व्हेन मल्टीटास्किंग मल्टीपल एप्स, ठीक है। अभी इसका यहाँ पे डायग्राम भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। मल्टी प्रोसेसिंग ओएस में हमारा क्या हो गया, इन अ मल्टी प्रोसेसिंग ओएस 2 और मोर प्रोसेसर्स, मतलब यहाँ पे क्या देखो, मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेसर ही ज़्यादा है, यानी कि सीपीयू एक से ज़्यादा है हमारा, तो क्या होता है एक सिंगल सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, शेयरिंग मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सब शेयर करके, ठीक है। तो इट इंक्रीज स्पीड एंड रिलायबिलिटी बाय एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोसेस इन पैरेलल, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो स्पीड और रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है क्योंकि हम मल्टीपल प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं साथ ही साथ पैरेलली, ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो फास्टर हो जाएगा एग्जीक्यूशन क्योंकि पैरेललिज्म चल रहा है, बेटर होगा सीपीयू यूटिलाइजेशन, फॉल्ट टॉलरेंस रहेगी, मतलब एक सीपीयू फेल होता है तो अदर विल कंटिन्यू, सपोर्ट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, है ना, जो मतलब लार्ज स्केल पे अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे लिए बहुत सही है ये। तो देखो एक्सपेंसिव हार्डवेयर, भाई अब देखो सीपीयू में एक से ज़्यादा यूज़ करें तो ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्ट होगी, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स ओएस एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग, कि मतलब ओएस जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार, 2 4 सीपीयू हमने लगा दिए और उसके बाद प्रोसेस शेड्यूलिंग में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक होता है तो पता होता है ना हमें, लेकिन 3 4 में वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नीड्स एडवांस्ड कूलिंग एंड पावर, अब इसको कूलिंग भी चाहिए, पावर भी चाहिए, है ना। तो देखो एग्जांपल में क्या आ गया, मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स एंड सर्वर विद डुअल कोर, क्वाड कोर एंड मल्टी कोर प्रोसेसर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग फटाफट से, रियल टाइम ओएस। ये रियल टाइम मतलब टाइम से याद रखना है इसको कि इसकी डेडलाइन होती है ना। तो उसमें 2 टाइप के हमारे आ जाते हैं, देखो डेफिनेशन में क्या क्या कि सॉरी टाइप्स में आ जाते हैं 2 टाइप के, और डेफिनेशन देखते क्या है। द आर टी ओ एस इज एन ओ एस दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशंस दैट प्रोसेस डेटा एंड रिस्पॉन्ड विद अ गारंटीड टाइम फ्रेम, ठीक है ना, गारंटीड टाइम फ्रेम के साथ, लाइक एक डेडलाइन के साथ में, हम डेडलाइन भी लिख सकते हो ब्रैकेट में इसको। फोकस इज ऑन प्रिडिक्टेबिलिटी एंड डेडलाइंस, नॉट जस्ट स्पीड, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया हमारा कि हार्ड रियल टाइम हो गया एंड सॉफ्ट रियल टाइम। यहाँ पे डेडलाइन स्ट्रिक्ट होती है, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस मस्ट बी मेट, फेलियर टू रिस्पॉन्ड ऑन टाइम लेड टू सिस्टम फेलियर, जैसे हमारे एयरक्राफ्ट में, मिसाइल सिस्टम में हो गया, राइट। और हमारा सॉफ्ट में क्या हुआ कि डेडलाइंस आर इंपॉर्टेंट बट ओकेजनल डिलेज आर टॉलरेबल, मतलब डेडलाइंस इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा बहुत डिले है, जैसे मान लो अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप किया कुछ मैसेज, तो वो लोड होने में टाइम लग गया, तो दैट्स नॉट अ बिग कंसर्न, मतलब था आपको ज़रूरी कि उसे भेजना है लेकिन स्टिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच। जैसे मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग हो गई, मान लो यूट्यूब की वीडियो स्ट्रीम हो रही है, उसमें थोड़ा बहुत बफरिंग हो गई, लैगिंग हो गई, तो उतना चल जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग में जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मतलब वहाँ भी डेडलाइन इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी नहीं, राइट। तो देखो इसके एग्जाम्पल्स आ गए, वी एस वर्क्स, क्यू एन एक्स, फ्री आर टी ओ एस एंड आर टी एन एक्स, ठीक है। और ये फीचर्स में वही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है हमारे, कि देखो क्या है कि डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स, कि प्रिडिक्टेबल रिएक्शन टाइम टू इवेंट्स, कि हमें पता रहता है इतने टाइम में ये रिस्पॉन्ड करेगा, डेडलाइन है क्योंकि हमारे पास फास्ट कॉन्टेक्ट स्विचिंग होती है, स्विचेस क्विकली बिटवीन द टास्क, टास्क शेड्यूलिंग कैसी रहती है, प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग रहती है इसमें, रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी स्टेबल अंडर हैवी लोड्स के अंडर भी स्टेबल रहता है, यानी कि रिलायबल है ना, और कंसिस्टेंट भी है। स्मॉल फुटप्रिंट, की लाइट वेट एंड एफिशिएंट टू रन ऑन लिमिटेड हार्डवेयर, मतलब ये स्मॉल फुटप्रिंट है यानी कि लाइट वेट भी है, एफिशिएंट भी है उसके लिमिटेड हार्डवेयर में रन करने के लिए भी, है ना। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या क्या, नेटवर्क ओएस। नेटवर्क ओएस इसमें ये क्या कर रहा होता है, हमारे जो है नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। देखो अ नेटवर्किंग a network operating system is an operating system that enables computer to communicate, share files, प्रिंटर्स एंड अदर रिसोर्सेज ओवर अ नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क के अंदर वो चीज़ें शेयर कर पाएँ, आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, लाइक प्रिंटर्स हो गए या कुछ और रिसोर्सेज जो भी हैं। तो इट प्रोवाइड्स नेटवर्किंग फंक्शंस ऑन द टॉप ऑफ ट्रेडिशनल ओएस, जैसे हमारा ट्रेडिशनल ओएस था, इसमें ये क्या करता है, बस ये नेटवर्किंग फंक्शंस वगैरह प्रोवाइड करता है, मतलब स्पेसिफिकली उसके लिए ये। तो देखो फीचर्स में क्या है हमारा, सपोर्ट फाइल एंड रिसोर्स शेयरिंग अक्रॉस द सिस्टम, कनेक्टेड सिस्टम, कि मतलब फाइल शेयर कर पाए, रिसोर्स शेयर कर पाए आपस में, और क्या है, प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विस विद
लाइक सर्विस लाइक ईमेल, वेब डेटा एक्सेस वगैरह, ये सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। इंश्योर सिक्योरिटी वाया ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल एंड परमिशंस, मतलब ये ऑथेंटिकेशन भी, एक्सेस कंट्रोल भी और परमिशंस के थ्रू हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। अदर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ यूजर डिवाइसेज एंड डेटा, और मतलब इसमें क्या होता है कि ऑफर्स सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ, मतलब पूरा एकदम मैनेज रहता है सब कुछ कि यूजर्स डिवाइसेस और डेटा, क्योंकि ये एक्सेस वगैरह भी कंट्रोल कर रहा है सब कुछ, किसे कितना एक्सेस मिलेगा वो सब है ना। तो देखो, सपोर्ट स्केलेबिलिटी फॉर स्मॉल लैंड्स टू लार्ज वैन्स, क्या करता है कि मतलब जो छोटे छोटे हमारे लोकल एरिया नेटवर्क हैं उससे लेकर बड़े बड़े जो हमारे वाइड एरिया नेटवर्क है उस तक को सपोर्ट करता है ये, है ना। अब एग्जांपल्स में क्या क्या, माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वर, नोवेल का नेटवेयर, यूनिक्स लिनक्स विद नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, ठीक है। ये इसका डायग्राम भी है, तो यू कैन सी दैट। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस आ गया हमारा। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में हमारा क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स लगा के वो रिसोर्सेज शेयर करते हैं। मैनेज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर इंडिपेंडेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट है। मेक्स देम अपीयर एज अ सिंगल यूनिफाइड सिस्टम, की मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, जैसे अगर हम डायग्राम को देखें तो इसमें क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आ जाते हैं हमारे, और वो एक सिंगल उससे कनेक्टेड होते हैं, और ये एज अ सिंगल सिस्टम लगता है हमें। ईच सिस्टम हैज़ इज ओन कंप्यूटर, ओन सीपीयू एंड मेमोरी, हर सिस्टम के पास अपनी सीपीयू अपनी मेमोरी है, बट दे आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क टू शेयर रिसोर्सेज। लेकिन हम लोगों ने एक नेटवर्क के थ्रू शेयर करवा दी ताकि वो रिसोर्सेज वगैरह शेयर कर सके, ठीक है। फीचर्स कि मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना, ये इसका एक फीचर हो गया। सेकंड क्या हो गया, सपोर्ट रिसोर्स शेयरिंग के, लाइक फाइल्स प्रिंटर्स प्रोसेसर शेयर कर सकते हो। प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी, यूजर को लगता है कि वो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है जबकि सब अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, है ना। इंक्रीज स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, इससे स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी और रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। स्केलेबिलिटी वही कि कितने कॉन्करेंट यूजर एक साथ यूज़ कर पा रहे हैं, नंबर ऑफ यूजर्स कितने यूज़ कर पा रहे हैं, एंड रिलायबिलिटी की फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह में कितना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा आ गया एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में देखिए, तो रिसोर्स शेयरिंग कि यूजर शेयर फाइल डिवाइसेस एंड स्टोरेज, है ना। और फॉल्ट टॉलरेंस की भाई एक नोट फेल होता है तो उधर कंटिन्यू, एंड स्केलेबल की मोर सिस्टम कैन बी एडेड इजीली। अब देखो एग्जाम्पल में गूगल फाइल सिस्टम आ गया, या हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, और क्या आ गया क्लाउड सर्विस लाइक AWS ड्रॉप बॉक्स वगैरह। डिसएडवांटेजेस में क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी रिस्क, की नेटवर्क वल्नरेबिलिटी और हाई डिपेंडेंसी और नेटवर्क रिलायबिलिटी, मतलब नेटवर्क पे मोस्टली चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, राइट। तो देखो नेक्स्ट हमारा आ गया एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड ओएस। तो एम्बेडेड ओएस क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड ओएस होता है डिजाइन टू रन ऑन एम्बेडेड सिस्टम, लाइक बहुत छोटा सा होगा डिवाइस और बहुत डेडिकेटेड, लाइक एक पर्टिकुलर टास्क है जिसको डिजाइन किया गया विद लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज मेमोरी एंड सीपीयू, मतलब उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज क्योंकि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको असाइन किया गया है ना। तो देखो फीचर्स क्या है कि लाइट वेट है, परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क ओनली, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। नेक्स्ट फीचर हो गया हमारा हाई रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ गया ऑफन वर्क्स इन रियल टाइम, ये रियल टाइम में वर्क कर रहा होता है, एंड लिमिटेड और नो यूजर इंटरफेस। इसका मतलब हो सकता है कि लिमिटेड यूजर इंटरफेस हो या फिर हो सकता है हो ही ना। अगर इसके एग्जाम्पल पे आए, जैसे कि स्मार्ट वॉच ओएस हो गया, उसमें हो गया फिटबिट ओएस और वियर ओएस, है ना। और एटीएम मशीन का हो गया, या इवन माइक्रोवेव इवन कंट्रोलर, ठीक है। और क्या हो गया, वॉशिंग मशीन के लिए एक स्पेसिफिक ओएस डिजाइन किया गया तो उसी के लिए काम आएगा। ऑटोमेटिव सिस्टम लाइक इंजन कंट्रोल यूनिट्स, ठीक है। रिलेटेबल एग्जाम्पल तो देखो कि जैसे माइक्रोवेव का ओवन है ना, तो उसके लिए हमें ब्राउज़र और गेम्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली उसका काम क्या है कि वो हीटिंग को कंट्रोल करे, पावर लेवल को और सेफ्टी फीचर्स का वो करे, है ना। तो इट मेक इट सिंपल एफिशिएंट एंड हाईली रिलायबल, जिस काम के लिए उसको बनाएंगे स्पेसिफिकली वो फोकस है उसके लिए, है ना। और ये एम्बेडेड सिस्टम का डायग्राम बना रखा है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है पैरेलल ओएस। इसमें क्या होता है, पैरेलल ओएस इज डिजाइन टू रन ऑन पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स वेयर मल्टीपल प्रोसेसर्स वर्क टुगेदर ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम। जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर एक सिंगल उसके लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारा पैरेलल ओएस हो गया, ठीक है। वो काम पैरेलल ही कर रहे हैं लेकिन एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए। तो इट मैनेजेस प्रोसेसर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो हमारा पैरेलल ओएस है ये कोऑर्डिनेशन, उनके आपस के कोऑर्डिनेशन, उनकी टास्क शेड्यूलिंग, कम्युनिकेशन अमंग प्रोसेसर, ये सब कुछ मैनेज करता है। फीचर्स देखें तो एग्जीक्यूट्स मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली अक्रॉस प्रोसेसर्स, क्या करते हैं अलग अलग टास्क मैनेज करते हैं, मल्टीपल टास्क, है ना, अक्रॉस प्रोसेसर। एंड प्रोवाइड्स इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन, मतलब आपस में प्रोसेस कम्युनिकेट कर पाएँ, एंड सिंक्रोनाइजेशन भी उनमें। बैलेंस वर्कलोड अमंग प्रोसेसर्स, यानी कि लोड बैलेंसिंग भी करता है कि किसी एक पर वर्कलोड ना आए, सब में डिवाइडेड रहे। एंड ऑफर फॉल्ट टॉलरेंस, की फॉल्ट टॉलरेंस भी करता है। सिस्टम कंटिन्यूस इवन इफ वन प्रोसेसर फेल्स, मतलब इतने सारे पैरेलल लगा रखे हैं ना। तो देखो हाई परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी फॉर लार्ज कॉम्पिटिशन्स, की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इतने सारे प्रोसेसर्स एक ही प्रॉब्लम के लिए वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हो जाएगा। यूनिक्स विद पैरेलल एक्सटेंशंस, विंडो एचपीसी,
एंड लिनक्स क्लस्टर फॉर सुपर कंप्यूटर, जिसका क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हमारे क्या आ गया पर्सनल कंप्यूटर। तो देखो ये एक्चुअली 10th है हमारा। ठीक है, तो ये क्या है पर्सनल कंप्यूटर। अ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू मैनेज रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। किसके लिए ये हमारा क्या होता है ना, सिंगल यूजर के लिए होता है ना, ऑन पर्सनल डिवाइसेस जैसे कि विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, मतलब ये पर्सनल उसके लिए। तो देखो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सपोर्ट सिंगल यूजर और लिमिटेड मल्टी यूजर इन्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड्स ग्राफिकल जीयूआई भी प्रोवाइड करता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइक आइकन विंडोज मेन्यूज वगैरह भी, एंड हैंडल्स फाइल मेमोरी प्रोसेसेस एंड इनपुट। ये मतलब सिंगली उसके लिए, मतलब जो भी हमारी मेमोरी है वो सिंगल डिवाइस के लिए वो कर रहा है, कुछ भी यहाँ पे शेयर नहीं है, सब कुछ लाइक पर्सनल है, इसलिए इट इज़ पर्सनल कंप्यूटर। तो ये हमने फीचर्स पढ़ी। नेक्स्ट देखो ऑफर बेसिक नेटवर्किंग फीचर्स लाइक इंटरनेट फाइल शेयरिंग यहाँ भी होती है ना, सिक्योरिटी विद यूज़र अकाउंट एंड पासवर्ड, मतलब यूज़र अकाउंट और पासवर्ड के थ्रू आप वो कर पाते हो, तो ये वो है फीचर्स का। ठीक है, एग्जाम्पल इन डेली लाइफ लाइक विंडोज हो गया हमारा कि मोस्ट लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में यूज़ होता है फॉर जनरल वर्क, है ना। मैक ओएस की पॉपुलर इन एप्पल डिवाइसेस फॉर डिज़ाइन इन मीडिया। लिनक्स में हमारा हो गया कि वाइडली यूज बाय डेवलपर्स एंड स्टूडेंट्स। अब देखो अब हम आगे आते हैं कि ओएस एज अ रिसोर्स मैनेजर। तो अभी हमने ऊपर पढ़े थे ना कि पहले तो ये इंटरफेस जैसे एक्ट करता है, देन दूसरा पढ़ा था कि रिसोर्स मैनेजर जैसे एक्ट करता है। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारा क्या आता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट सबसे पहले आ जाता है कि ये हमारे क्या करता है। देखो यार हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, सीपी हो गया, मेमोरी हो गई, है ना, और हमारे आईओ डिवाइसेस हो गए, या फिर हमारी फाइल्स हो गई। ये हमारे 4 रिसोर्सेज होते हैं मोटा मोटा अगर बताऊँ तो। ठीक है, तो ये 4 रिसोर्सेज हो गए हमारे। एंड तो हम इसको एक एक करके देखते हैं। देखो सीपीयू मैनेजमेंट या फिर प्रोसेस मैनेजमेंट एक ही बात है। तो ये क्या करता है, प्रोसेस को क्रिएट करता है, शेड्यूल करता है और टर्मिनेट करता है। और क्या करते हैं, हैंडल सीपीयू एलोकेशन यूजिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जो हम आगे पढ़ रहे होंगे ना उसके अकॉर्डिंग, एंड इंश्योर्स स्मूथ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग, मतलब स्मूथ हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर पाए, मल्टीटास्किंग कर पाए, दैट इज बिकॉज ऑफ ये ओएस जैसे एक्ट करता है एज अ रिसोर्स मैनेजमेंट, और उसमें ये प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा होता है। तो एग्जांपल टीचर मैनेजिंग स्टूडेंट विच स्टूडेंट आंसर नेक्स्ट, कि लाइक क्लास में टेस्ट चल रहा है और टीचर बता रही है कि यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर 1 आंसर करेगा, देन रोल नंबर 2 आंसर करेगा, देन 3, ऐसे करके एक ऑर्डर में। या फिर मान लो रिवर्स में कर दिया कि पहले स्टूडेंट 10 करेगा, देन 9 8 ऐसे करके। तो मतलब वो टीचर पे डिपेंड कर रहा है ना, वैसे ओएस जो है हमारा मैनेज कर रहा होता है उसमें, लाइक अ टीचर मैनेजिंग इन द क्लास। सो देखो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या हो गया, एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स मेमोरी टू प्रोसेसेस। क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेटेड एलोकेट कर रहा होता है, और उसकी ट्रैक भी रखता है कौन सी फ्री है कौन सी ऑक्यूपाइड है मेमोरी, यूजिंग टेबल्स एंड मैप्स। प्रिवेंट्स मेमोरी लीकेज एंड ओवरलैपिंग, क्या करते हैं मेमोरी लीकेज और ओवरलैपिंग से प्रिवेंट कराता है। एग्जाम्पल सीटिंग अरेंजमेंट इन एन एग्जाम हॉल, कि सीटिंग अरेंजमेंट भी मैनेज करता है एग्जाम हॉल में, कि लाइक 2 स्टूडेंट एक साथ ना बैठे ऐसे करके होता है ना हमारा। तो सेम मेमोरी मैनेजमेंट की मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कुछ कोलिजन ना हो, कुछ भी डेटा करप्शन ना हो, है ना, तो एक सब एकदम सब एफिशिएंटली शेयर हो, फेयरली शेयर हो, ये इसका काम है। फाइल मैनेजमेंट में हमारा क्या आ गया कि मेंटेन्स फाइल सिस्टम मेंटेन करता है, लाइक क्रिएशन डिलीशन स्टोरेज नेमिंग वगैरह ए टू जेड सब कुछ। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू फाइल्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और फाइल्स की एक्सेस भी प्रोवाइड यही करता है। मैनेजेस डायरेक्टरीज फॉर फास्ट सर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्टरी हमें उसमें से जो जाके सर्च करना है कि अच्छा ये यहाँ पे मिलेगा, तो वो एक्सेस के लिए मतलब एक जैसे इंडेक्स होता है ना हमारा बुक में, काइंड ऑफ सेम समझ सकते हो डायरेक्टली, फिर ताकि हम फास्टर सर्च कर पाएँ और एकदम चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। एग्जाम्पल कि लाइक लाइब्रेरी सिस्टम अरेंजिंग बुक्स इन सेक्शन, जैसे लाइब्रेरी में हमारी बुक रहती है सेक्शन वाइज, राइट। इमेजिन अ क्लास रूम, ये तो मैंने चलो एग्जाम्पल दे रखा था। खैर वाई अ रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, हमें रिसोर्स मैनेजर की ज़रूरत क्यों है, अब आप बोलोगे ना। तो देखो वाई रिसोर्स मैनेजर, बिकॉज सिस्टम मतलब the resources are limited, है ना, computer system has limited resources like CPU, memory, IO devices and files and data. So OS works like a manager, allocate these resources to process fairly and efficiently. ये दो मतलब कीवर्ड्स टाइप याद रखना कि फेयरली एंड एफिशिएंटली उसको वो करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोग्राम, प्रोसेसेस एंड थ्रेड, इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं। तो यार मैंने ये टेबल बना रखा है ना, इसको रेफर कर लेना एक बारी, मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, और ये प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। ठीक है, थर्ड हमारा क्या गया, थ्रेड, एक लाइट वेट प्रोसेस इनसाइड अ प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस के अंदर एक लाइट वेट प्रोसेस, मतलब बहुत सारे थ्रेड्स मिलकर ना एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और ये क्या होते हैं लाइट वेट होते हैं। ये देखो पैसिव एंट्री स्टोर्ड इन डिस्क, मतलब जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में जो सारे पड़े हैं उन्हें हम प्रोग्राम बोलेंगे, लेकिन जब वो मेन मेमोरी में हमारे आ गए तो दे आर नाउ प्रोसेस। एक प्रोसेस आया, 2 प्रोसेस जैसे, है ना। तो एग्जांपल कि अब प्रोग्राम रन विद सम एंड सी सम डॉट सी, लाइक सी फाइल का एक प्रोग्राम है और आपके कंप्यूटर में सेव है, दैट इज प्रोग्राम नॉट प्रोसेस। ठीक है,
एग्जाम्पल रनिंग chrome.x इन योर लैपटॉप, ऑन योर लैपटॉप। तो अगर आप कुछ प्रोग्राम रन कर रहे हो तो दैट इज प्रोसेस, ठीक है। और ये ओएस मैनेजेस प्रोसेसेस यूजिंग अ पीसीबी। अभी पीसीबी क्या होता है हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो देखो, शेयर रिसोर्सेज मेमोरी फाइल्स विद अदर थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस, ठीक है। ये क्या करता है, रिसोर्सेज शेयर करता है, मेमोरी फाइल्स वगैरह जो सेम प्रोसेस का थ्रेड है। मान लो एक बड़ा सा प्रोसेस है, उसके अंदर छोटे 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 थ्रेड्स हैं, है ना, वो चीज़। फास्टर एंड एफिशिएंट फॉर मल्टीटास्किंग, कि मतलब फास्टर रहता है और एफिशिएंट रहता है मल्टीटास्किंग के लिए। एग्जांपल देखिए, इन क्रोम वन थ्रेड लोड्स अ यूट्यूब वीडियो, अनदर हैंडल्स चैट, ऐसे करके। एग्जाम्पल देखिए तो देखो यार, ये बहुत ही सही, मैंने याद है लेक्चर में भी दिया था एग्जाम्पल। तो प्रोग्राम के हमारा रेसिपी बुक, कि मतलब उसे इंस्ट्रक्शंस हैं, जब तक हम उसे यूज़ नहीं करें, अगर हम उसे एग्जीक्यूशन में ले आए, नाउ दैट इज प्रोसेस, कि एक्चुअल कुकिंग हो रही है और उसको रेसिपी फॉलो कर रहे हैं हम लोग। एंड थ्रेड्स क्या हो गए हमारे, हेल्पर इन द किचन, कि वो एक जो है, मान लो कि कोई हेल्पर है वो कटिंग कर रहा है, एक स्टरिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग जो है वो हो गए। तो ये हमारे थ्रेड्स हो गए, और काम हमारा क्या है, इसी रेसिपी को बनाना है, यानी कि प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, दैट आर थ्रेड्स। और जो हमें मतलब जो भी पैसिव है वो हमारे क्या हो गए, ये प्रोग्राम। अब देखो प्रोसेस की स्टेट्स पर आए, ठीक है। प्रोसेस की स्टेट्स हमारी क्या हो गई, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, फिर हमारी टर्मिनेटेड। तो जैसे कि हमें पता है कि न्यू में क्या है, कि वो अभी क्रिएट हुआ है, अभी एडमिटेड नहीं हुआ है मेमोरी में, है ना, बस। फिर उसके बाद क्या होता है, ओ एस एलोकेट्स पीसीबी, अभी हमें से पीसीबी एलोकेट कर देता है। प्रोसेस क्या होती है, मेन मेमोरी में लोड हो गई हमारी, अब वो वेट करेगी इसका सीपीयू का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मल्टी प्रोसेस कैन बी इन रेडी स्टेट, केप्ट इन रेडी क्यू। जैसे यार हमने पढ़ा मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, कि हमारी एक से ज़्यादा प्रोसेस होती है ना उसमें, मेन में यहाँ पे सीपीयू, यहाँ पे मेन मेमोरी एंड यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। रनिंग में क्या आ गया, प्रोसेसेस करेंटली यूजिंग सीपीयू। तो यहाँ पे क्या है, जो प्रोसेस सभी सीपीयू में जो एग्जीक्यूट हो रही है, या फिर सीपीयू जिनके पास है, जिन्हें एलोकेट हो चुका है, जब वो यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी किस में होगी, रनिंग स्टेट में। ओनली वन प्रोसेस रन ऑन सीपीयू एट अ टाइम, एक ही उसमें करते हैं यूनिकोड सिस्टम में, ठीक है। वेटिंग और ब्लॉक में क्या आ गया, प्रोसेस कैन नॉट कंटिन्यू अंटिल सम इवेंट अकर्स। मान लो यार उसको इनपुट आउटपुट के लिए जाना पड़ गया, तो उसको हम क्या भेज देते हैं, वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट कंप्लीशन या रिसोर्स अवेलेबिलिटी, है ना, उन दोनों की वजह से जब हम वेट में डाल देते हैं तो वेटिंग। टर्मिनेटेड क्या हो गया, प्रोसेस हैज कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन एंड इज फोर्सफुली किल्ड, यानी कि या तो हमने उसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे, वो बाहर आ गई, या फिर हमें उसे किल करना पड़ा, ठीक है। ओएस क्या होता है, यहाँ पे सारे रिसोर्सेज डी एलोकेट कर लेता है, जो भी उसको लोकेट किए गए थे। तो हमारा देखो एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, एक सेकेंड। तो देखो स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद इसको एडमिट किया गया, जब एडमिट हो गया तब ये रेडी, ठीक है। अब जब ये रेडी के बाद कहाँ जाएगा, ये हमारा रनिंग में। अगर लेकिन बीच में कोई इंटरप्टेड टाइम आउट आया तो उसको वापस भेज देते कि भाई तू जा अभी, ठीक है। तो रनिंग रनिंग कर रहा था, इसको इनपुट आउटपुट के लिए जाना पड़ा, तो उसको वेट में जाएगा। फिर वेट करके जब इसे इनपुट आउटपुट कंप्लीशन हुआ, उसके बाद ये क्या हुआ, रेडी में है, रेडी से फिर इसको इस उधर जाना पड़ेगा। एंड जब भी कंप्लीट हो गया या फिर किल हो गया, टर्मिनेट हो गया, है ना। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, एक सेकेंड। प्रोसेस मैनेजमेंट में हमारा क्या है, अभी ऊपर हमने बड़ा प्रोसेस क्या होता है ना, द एक्टिव प्रोग्राम इज नोन एज प्रोसेस। अगर मैं उसको एक लाइन में डिफाइन करूँ, एक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो ये क्या होता है, हमारे क्रिटिकल एक्सपेक्ट होता है ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे कि क्रिएट करना, शेड्यूल करना, उसको टर्मिनेट करना। अब जो ऊपर मैंने प्रोसेस बताया ना, ये सब वही डिटेल में कि उसको कैसे हमने क्रिएट किया, एक शेड्यूल किया, एग्जीक्यूट किया, और फिर लास्ट में से किल कर दिया। तो उसको आप नोट से पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया पीसीबी, ये हमारी रैपिड डिवीजन सीरीज़ है ना, तो इसमें मैं फटाफट से क्रिस्प रखूँगी, डिटेल में लेक्चर में कवर हो चुका है, और ये पीपीटी तो आपके पास है ही, तो अच्छे से एक बार इसको कर लेना। तो व्हाट इज़ पीसीबी, अ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन बाय ओएस फॉर एवरी प्रोसेस। ये मतलब यार जैसे कि हमारा कॉलेज का आईडी कार्ड होता है ना, जैसे यहाँ पे आपकी फोटो लगी, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे पेरेंट्स का नाम, ऐसे करके जो हमारा कॉलेज आईडी कार्ड होता है, काइंड ऑफ ये प्रोसेस का आईडी कार्ड समझ लो। कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन नीड टू मैनेज द प्रोसेस, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए। देखो यार अभी मैंने पढ़ा था मल्टीटास्किंग में, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है ना, प्रोसेस जो है प्रोसेस वन से P2 के पास जा रहा है, ठीक है। फिर देन वो नेक्स्ट प्रोसेस पे जा रहा है P3 पर, है ना। उसके फिर कंटेक्स्ट स्विचिंग इस पर वापस भी तो आना है, तो कहाँ पे छोड़ा था, कहाँ पे मतलब उसका करंट वो क्या था उस टाइम पर, क्योंकि रिज्यूम करना है, रीस्टार्ट नहीं करना, राइट। तो उसी हिसाब से एक्ट्स लाइक एन आईडी कार्ड और रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ प्रोसेस। कंटेंट्स ऑफ पीसीबी क्या हो जाता है, इसकी आईडी हो गई पीआईडी, है ना। प्रोसेस की स्टेट, करंट स्टेट क्या है, न्यू में है, रेडी में है, रनिंग में है, वेटिंग में है, टर्मिनेटिंग में है, ठीक है। प्रोसेस काउंटर, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट, कि जो भी हमारा क्या है कि प्रोग्राम काउंटर में क्या करता है, ये एड्रेस स्टोर करता है जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं। सीपीयू रजिस्टर याद है, मेमोरी का एक टाइप था रजिस्टर, तो जनरल पर्पस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर्स एक्सेट्रा। सेव ड्यूरिंग, जो भी मतलब ये इसकी मेमोरी कहाँ पर था, पूरा एकदम स्टेटस उसका सेव करके रखता है। और उसकी स्केड्यूलिंग की इन्फॉर्मेशन भी, कि प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग या फिर क्यू पॉइंटर, टाइम स्लाइस, कौन सा इसको मतलब वो है, प्रायोरिटी है या फिर मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कौन सी विधि, टाइम स्लाइस मतलब वो मल्टीटास्किंग। एंड हमारा आ गया मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, कि बेस
एंड लिमिट रजिस्टर्स, कि मतलब रजिस्टर्स वगैरह को लिमिट करना है या फिर किसे एलोकेट करना है, किसे डी एलोकेट करना है, वो सब जो भी। पेज टेबल्स या सेगमेंट टेबल्स, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारा क्या हो गया कि सीपीयू यूज़ किया, कि उसका क्लॉक टाइम, उसका जॉब नंबर और प्रोसेस लिमिट्स, ठीक है। आईओ स्टेटस में हमारा क्या हो गया कि लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेटेड या ओपन फाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया सिस्टम कॉल्स। देखो उसकी ज़रूरत क्यों है सिस्टम कॉल की, या तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक सेकंड। सिस्टम कॉल क्या होता है? अ सिस्टम कॉल इज इंटरफेस बिटवीन अ प्रोग्राम, मतलब यूजर मोड में, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इन कर्नल मोड। उसके बीच में एज एन इंटरफेस काम करता है। लाइक यार आप होटल में गए हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि आपने ऑर्डर किया कुछ भी, तो जो जैसे हम डायरेक्टली थोड़ी होटल के ओनर से बात कर रहे होते हैं, तो कोई वेटर या फिर कोई हाउस कीपिंग वाला लाइक बीच में हम लोग एज ए इंटरमीडिएटर वो करते हैं ना, तो काइंड ऑफ सेम सिस्टम कॉल हमारा वो कर रहे होते हैं। तो देखो, यूजर प्रोग्राम्स कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस हार्डवेयर और कर्नल सर्विस फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। किसकी वजह से? सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की वजह से। तो सिस्टम एक्ट लाइक अ सेफ पॉइंट, एंट्री पॉइंट इन द ओएस। तो ये क्या करते हैं हमारे एज अ सेफ एंट्री पॉइंट वो करते हैं एक्ट। तो देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम विद एग्जांपल, कि पहले प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। देखो प्रोसेस कंट्रोल क्रिएट, टर्मिनेट, वेट, ठीक है, जैसे फॉक और एग्जिट हो गया ऐसे एग्जांपल। फाइल मैनेजमेंट करते हैं कि ओपन करना, रीड करना, राइट करना, ठीक है। रिक्वेस्ट या फिर रिलीज करना उसको, डिवाइस को, राइट। अब देखो क्या है इन्फॉर्मेशन, क्या है कि गेट और सेट सिस्टम टाइम या एट्रीब्यूट्स, उसकी सिस्टम टाइम को या गेट या सेट करना, या फिर एट्रीब्यूट्स को। नेक्स्ट हमारा क्या क्या कम्युनिकेशन की, मैसेज सेंड कर पाना, रिसीव कर पाना, और सॉकेट्स। एग्जांपल में देखें अगर, तो थिंक ऑफ वॉइस एज अ होटल मैनेजर। वही मैंने बताया ना, यू द यूजर प्रोग्राम कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द किचन और मेंटेनेंस रूम, यू कॉल रूम सर्विस, है ना। तो सिस्टम कॉल आपने बुलाया, द मैनेजर गेट सेफली वट यू वॉन्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा हो जाता है। दे अलाउ यूजर प्रोसेस टू रिक्वेस्ट सर्विसेज लाइक फाइल हैंडलिंग, जो भी मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको फुलफिल, मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकता, वो सिस्टम कॉल के थ्रू वो करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरप्ट। ये हमने डीएलसीडी में भी पढ़ा हुआ है, राइट। देखो ये क्या होता है, दे आर द सिग्नल सेंड टू सीपीयू बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडिकेटिंग दैट एन इवेंट नीड्स एन इमीडिएट अटेंशन, कि ऐसा कुछ कि इमीडिएट अटेंशन चाहिए। तो इंटरप्ट्स टेम्परली पॉज द करंट सीपीयू टास्क, अभी भी जो सीपीयू कर रहा है उसको रोक देता है, एंड ये फिर आगे बढ़ जाता है, मतलब उस टास्क को जो इमीडिएट है ना, जो अर्जेंट है, उसके पास जाता है। तो देखो हार्डवेयर में हो गया हमारा, इसके दो टाइप्स हो गए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एंड इवन ये इंटरनल भी हो सकते हैं। देखो हार्डवेयर क्या, जो जनरेटेड बाय हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर ने किया है, ठीक है। जनरेटेड बाय प्रोग्राम्स और ओएस टू रिक्वेस्ट अ सिस्टम सर्विस। इसमें देखो जैसे कोई की प्रेस कर दिया हमने और इंटरप्ट भेजा सीपीयू को टू रीड इनपुट, ठीक है। इसमें क्या हो गया, सिस्टम कॉल इन प्रोग्राम ट्रिगर्स अ सिस्टम इंटरप्ट। तो जो कोई सिस्टम कॉल है, मतलब हमने सिस्टम कॉल किया, तो उसने जो है वो एक इंटरप्ट वो जनरेट कर दिया। इसमें क्या होता है, जनरेट ड्यू टू एरर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मान लो यार डिवाइड बाय जीरो आ गया, इनवैलिड मेमोरी एक्सेस आ गया, उसकी वजह से जो एरर्स वगैरह आ जाते हैं, है ना, एक्सेप्शंस वगैरह वो सब। तो इसकी हैंडलिंग कैसे करते हैं, सीपी जो है ना वो उसकी जो करंट प्रोग्राम है उसकी स्टेट को सेव कर लेता है, प्रोसेस को, किसके थ्रू, पीसीबी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये आईएसआर होता है, इंटरप्ट सर्विंग रूटीन इज एग्जीक्यूटेड टू हैंडल द इवेंट, ठीक है। ये एग्जीक्यूट करता है इवेंट को हैंडल करने के लिए। फिर आफ्टर कंप्लीशन सीपीयू रीस्टोर द प्रीवियस स्टेट एंड रिज्यूम एग्जीक्यूशन। हमें दोबारा थोड़ी स्टार्ट करना है, वहीं से रिज्यूम करना है ना, तो इस हिसाब से फटाफट जाता है उस काम को करके, फिर दोबारा से वापस आ जाता है, जो काम कर रहा था करने लगता है। इससे क्या होता है यार, एफिशिएंटली मैनेज होता है सीपीयू, उसका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, और अलाउज इमीडिएट अटेंशन टू हाई प्रायोरिटी टास्क। जो हाई प्रायोरिटी, जो अर्जेंट है, जो इमीडिएट टास्क है, उनको फटाफट प्रायोरिटी मिल जाती है और वो खत्म हो जाते हैं। और इसके थ्रू मल्टीटास्किंग एंड रियल टाइम रिस्पॉन्सिवनेस भी हमारी सपोर्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। नाम से समझ में आ रहा है, इंटर प्रोसेस यानी कि प्रोसेसेस के बीच का कम्युनिकेशन, जो आपस में वो लोग बातें कर रहे हैं। तो देखो, an IPC is the mechanism that allows process to exchange data, message, signal with each other, needed because program are mostly independent but sometimes must cooperate, है ना, आपस में cooperate कर पाए इसलिए। तो देखो why IPC to share information, like दो apps एक सेम फाइल यूज़ कर रहे तो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कि पैरेलल प्रोसेसेस वर्किंग टुगेदर, उसमें ये आपस में कर पाए, है ना। फॉर मॉड्यूलैरिटी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम इन डिफरेंट प्रोसेसेस। नेक्स्ट टू सिंक्रोनाइज, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी रेस कंडीशन अक्कर ना हो हमारी। मेथड ऑफ आईपीसी, इसमें क्या है, मैसेज पासिंग होता है एंड एक शेयर्ड मेमोरी वाला भी होता है, ठीक है। तो देखो, तो मैसेज पासिंग में क्या होता है कि प्रोसेसर्स कम्युनिकेट बाय सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज, मतलब मैसेज भेज के कम्युनिकेट कर रहे हैं। इजी टू यूज़ हो गया, वर्क्स अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ऊपर पढ़े थे तो उसके में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि चैट एप्लीकेशन हो गया, व्हाट्सएप प्रोसेसेस एक्सचेंजिंग मैसेजेस, है ना, जिसके हम मैसेज कर पाते हैं एक दूसरे को, सेंड और रिसीव कर पाते हैं, तो इन द सेम वे, ठीक है।
शेयर्ड मेमोरी में क्या हो गया, अ रीजन ऑफ मेमोरी इज शेयर्ड बाय प्रोसेसेस। मतलब मान लो कि एक मेमोरी जो है ये प्रोसेस वन शेयर करे और ये दोनों शेयर करें आपस में, तो वो शेयर्ड रीजन एक मेमोरी है वो शेयर करे प्रोसेस वन भी एंड प्रोसेस टू भी। तो फास्टर देन मैसेज पासिंग, ये मैसेज पासिंग से फास्टर है, लेकिन इसमें सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारा आ गया मल्टीपल ब्राउजर टैब शेयरिंग कैश डेटा। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में कैसे पढ़ेंगे यूनिट 2 में हमारा, कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वगैरह सब कुछ। ये सेमाफोर्स जो लिखा हुआ है ये क्या है ना, उसकी रिवीजन करते टाइम देखेंगे, डिटेल लेक्चर तो है ही कवर। अब हमारा आ गया इंट्रोडक्शन टू थ्रेड्स। तो थ्रेड्स देख लेते हैं हमारा क्या होता है, वही लाइट वेट प्रोसेस, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। सो प्रोसेस कैन हैव वन और मल्टीपल थ्रेड्स शेयरिंग द सेम मेमोरी स्पेस। मतलब वही है ना यार कि वो एक ही उसके लिए काम कर रहे हैं ना, एक ही उनका गोल है कि हमें इस प्रोसेस को वो करवाना है। देखो एडवांटेजेस क्या है इसके, कि फास्टर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कंपेयर टू प्रोसेसेस। भाई ये लाइट वेट है, इनमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत फास्टर रहती है, एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन रहता है, एनेबल्स मल्टीटास्किंग विद इन अ सिंगल प्रोसेस। मल्टीटास्किंग अलाउ करते हैं, एक सिंगल प्रोसेस के अंदर बहुत सारे जैसे हमारे थ्रेड्स हो गए, तो ये आपस में मतलब वो जैसे जैसे हम उसमें देख रहे थे ना मल्टी प्रोसेसिंग, ओ सॉरी मल्टीटास्किंग, तो ये सेम इन दिस वे ये भी हेल्प करता है हमारा मल्टीटास्किंग में, बट ये थ्रेड्स के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो अब हमारे थ्रेड ऑपरेशंस में क्या आ गया, थ्रेड ऑपरेशंस लाइक ये हो गया क्रिएशन, फिर स्केड्यूलिंग, फिर सिंक्रोनाइजेशन, देन कम्युनिकेशन एंड टर्मिनेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है सब कुछ, कि हमने इंस्टेंशिएट किया एक थ्रेड को, फिर डिसाइड किया कि किसी सीपीयू टाइम मिलेगा, फिर इंश्योर किया कि आपस में कोऑर्डिनेट करे और कॉन्फ्लिक्ट ना हो, फिर थ्रेड शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज, फिर उन्होंने डेटा शेयर किया और रिसोर्सेज शेयर किए। ठीक है, और क्या हो गया हमारा थ्रेड फिनिशेस एग्जीक्यूशन, बाद में एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया। देखो यार ये हमारे जैसे कि एक सिंगल प्रोसेस, मान लो एक प्रोसेस में बस एक थ्रेड एक सिंगल है, तो वो क्या क्या हमारा सिंगल थ्रेडेड एंड मल्टी थ्रेडेड में कि बहुत सारे थ्रेड्स मिलके एक ही उसके लिए काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, वन थ्रेड लोड टेक्स्ट, अनदर लोड्स इमेजेस। मतलब ये वेबसाइट पे हो, वहाँ पर एक थ्रेड जो है हमारा टेक्स्ट लोड कर रहा है, एक हमारा इमेजेस लोड कर रहा है, अनदर हैंडल यूजर इनपुट। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टास्क, उनका काम एक ही है ना, उस वेबसाइट को स्मूथली चलाना। थ्रेड स्टेट्स आ गए हमारे, तो देखो वही न्यू, रनेबल बोलो या रेडी बोल लो, ठीक है ना, ये हम उसमें पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम जावा में। तो देखो रनिंग, देन हमारा आ गया वेटिंग और ब्लॉक्ड, फिर टर्मिनेटेड, डेड। सेम है, एक बार से पढ़ लेना अपने आप से। न्यू में वही है ना यार कि क्रिएट हुआ लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है ना, उसको मेमोरी और मतलब एलोकेट होंगे जब उसको, लेकिन सीपीयू टाइम अभी मतलब यहाँ पे हो सकते हैं एलोकेट हो गए हो, लेकिन सीपीयू टाइम अभी नहीं मिला है उसको। और थ्रेड में क्या होता है, रेडी में रहता है, वेट कर रहा है अपनी बारी का, वेटिंग फॉर सीपीयू एलोकेशन। मल्टीपल थ्रेड इन स्टेट्स आर क्यूड बाय द शेड्यूलर, मतलब बहुत सारे थ्रेड्स आपस में वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, थ्रेड्स वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन है थ्रेड पूल, वही मतलब एग्जांपल दे रखा है। थ्रेड एक्टिवली जो है एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी इंस्ट्रक्शंस को, मतलब वो रन है, वो एक्चुअल में जाके सीपीयू में काम कर रहा है। तो ओनली वन थ्रेड पर सीपीयू कोर कैन बी इन द रनिंग स्टेट, मतलब एक ही टाइम पर एक ही जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, शेड्यूलर मूव थ्रेड्स फ्रॉम रनेबल टू रनिंग, मतलब हमारी जो रेडी स्टेट या रनेबल स्टेट है उससे रनिंग में लेकर आता है। फिर वही वेटिंग और ब्लॉक्ड, कि कोई इवेंट आ गया, आईओ कंप्लीशन या लॉक अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो इसको जाना पड़ता है। थ्रेड इज पॉज टेम्परेली टू वेट फॉर रिसोर्सेज और सिग्नल्स, एग्जाम्पल में वही दे रखा है। ठीक है, अब देखो थ्रेड हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन और इज टर्मिनेटेड, इसने एग्जीक्यूशन फिनिश करनी है या फिर इसे टर्मिनेट कर दिया गया। तो देखो रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द थ्रेड आर रिलीज बाय ओएस, जो भी एलोकेशन था वो डी एलोकेशन हो गया अब। ठीक है, थ्रेडिंग के मॉडल्स देखते हैं हमारे। देर आर थ्री मेन मॉडल्स, मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी। इसमें क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, मेनी टू वन, मल्टीपल यूजर थ्रेड्स मैप टू सिंगल कर्नल थ्रेड। बहुत सारे यूजर्स हैं, देखो यहाँ पे डायग्राम भी लगा रखा है। मेनी टू वन में हमारा क्या, कर्नल एक ही है, और ये जो हमारे यूजर थ्रेड है ये बहुत सारे हैं। तो ये सिंपल है लेकिन स्केलेबल नहीं है, सिंपल बट नॉट स्केलेबल। वन थ्रेड ऑल ब्लॉक, ठीक है, और इसमें क्या है हमारा वन टू वन में कि ईच यूजर थ्रेड मैप टू अ कर्नल थ्रेड, मतलब हर एक उसके लिए एक अलग कर्नल है, एक यूजर है ये कर्नल है ना। तो क्या है यहाँ पे बेटर कंकरेंसी एंड बट मोर ओवरहेड। अब देखो ओवरहेड कितने सारे हो गए, राइट। तो देखो मेनी मतलब यहाँ पे ओवरहेड हो गया। अब देखो मेनी टू मेनी में क्या हो गया, मल्टीपल यूजर मैप टू स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल्स। सो इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी का बैलेंस होता है और कंकरेंसी का, ये हमारा बेस्ट रहता है ना। तो देखो हमने अलग अलग से मैप कर दिया सबको, मतलब एक सिंगल उसके लिए नहीं है, वो अलग अलग है, उसको यूज़ कर सकते हो उस हिसाब से। नेक्स्ट क्या हो गया, इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग डेफिनेशन में हमारा क्या गया, प्रोसेस शेड्यूलिंग इज द मैकेनिज्म बाय विच ओएस डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट द सीपीयू नेक्स्ट। इसमें हमारा क्या होता है, ओएस हमने पढ़ा था ना ऊपर, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, तो उसी के अंडर ही क्या है, ये डिसाइड करते हैं कि अब किसे जो है सीपीयू मिलेगा और किसी नहीं, और किस बेसिस पे मिलेगा। Since the CPU is a limited resource and has multiple processes may need it simultaneously, so scheduling ensures efficient and fair execution. ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, गोल क्या रहता है इसका, ये देखो एफिशिएंट और फेयर, ये तो मतलब याद ही कर लो आप लोग। मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, रिड्यूसेस वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, एंश्योर फेयरनेस अमंग प्रोसेसेस। तो ये फेयरनेस फेयरनेस लाइक इट एंश्योर्स फेयरनेस अमंग प्रोसेसेस, कि सबको फेयरली सीपीयू मिले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया स्केड्यूलिंग के लेवल्स, कि हमारी लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। सो ये हमारा लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग क्या करता है, डिसाइड विच प्रोग्राम एड एडमिटेड इनटू द सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये क्या करते हैं, हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे अभी अपने ऊपर पढ़ा था ना कि उसका न्यू स्टेट होती है हमारी, देन हमारा ये जब रेडी में जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे एडमिटेड हो रहा है। तो ये यही डिसाइड करता है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग में कि कौन से प्रोसेस जो है अभी हमारे उसमें सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, यानी कि सॉरी प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, वहाँ पे लोड होगा या एडमिट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए नहीं आया है, बट ये वहाँ पे वेट कर रहा होगा अपना जो हमारा CPU मेन मेमोरी, यहाँ पे मेन मेमोरी में आ जाएगा। तो मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग क्या होता है, टेम्परली सस्पेंड्स और रिज्यूम्स प्रोसेसेस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। क्या करते हैं, टेम्परली जो है ना प्रोसेस को सस्पेंड कर देता है या रिज्यूम कर देता है, ताकि प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो पाए। ठीक है, और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो पाए। तो देखो, बैलेंस इज लोड बिटवीन CPU बाउंड एंड IO बाउंड प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस CPU बाउंड होते हैं, कुछ IO बाउंड होते हैं, तो उनके उनमें बैलेंस बिटवीन, मतलब बैलेंस करके रखता है, बैलेंस बिटवीन बैलेंस करके रखता है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग क्या है, डिसाइड विच रेडी प्रोसेस गेट द CPU नेक्स्ट। ये क्या कर रहा होता है हमारा, ये डिसाइड कर रहा होता है कि रेडी क्यू में से कौन सा प्रोसेस अब रनिंग में जाएगा। हैपन्स वेरी फ्रिक्वेंटली, हर मिली सेकेंड में हो रहा होता है ये। तो देखो, जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लूँ, तो डिसाइडिंग विच कस्टमर गेट टू एंटर द बैंक, जैसे मान लो गार्ड है बाहर, है ना, बैंक में कौन जाएगा कौन नहीं, दैट इज डिसाइडिंग। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग हो गई। मीडियम टर्म में क्या होगी, आस्किंग द कस्टमर टू वेट आउटसाइड इफ द क्यू इज लॉन्ग, अगर बहुत लंबी लाइन है तो उसको बोल दिया वेट करने के लिए कि आप बाहर ही वेट कर लो, अभी वहाँ पे लाइन है। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग क्या होगा, विच कस्टमर गेट द कैशियर नाउ, किसी कैशियर मिलेगा। तो ये वो हो गया डिसाइड शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग से। देखो, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। तो हमारा प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग क्या होता है कि वंस अ प्रोसेस गेट्स CPU इट कैन नॉट बी इंटरप्टेड, मतलब एक बार CPU मिल गया तो जब तक वो खत्म नहीं होता ना उसको हम मतलब वो नहीं कर सकते, इंटरप्ट नहीं कर सकते, वो अब एग्जीक्यूशन के बाद ही बाहर आएगा। ठीक है, सिंपलर है बट मे कॉज लॉन्ग वेटिंग टाइम। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था बैच वाले में, या फिर किसी में की मतलब बहुत लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेसेस जो है ऐसे में है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है जो छोटे छोटे प्रोसेसेस की वजह से या हाई प्रायोरिटी टास्क है वो मिस ना हो जाए। ठीक है, प्रायोरिटीज इन शेड्यूलिंग हमारी क्या रहती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, कि ईच प्रोसेस इज असाइंड अ प्रायोरिटी नंबर। हम लोग क्या करते हैं, एक प्रायोरिटी नंबर दे देते हैं सबको कि कौन सी किसकी प्रायोरिटी है। तो CPU जो है ना हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस को हम पहले वो करते हैं, एंड कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। मतलब हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है ना, कि हम लोग जो है ना मतलब जो हाई प्रायोरिटी टास्क है उसको हम फटाफट से वो कर पाएँ। और ये स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है, लाइक चेंजेस। मतलब मान लो यार कि अभी हमें लग रहा था कि 11:10 हो रहे हैं, तो उस पर लग रहा था कि ये प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब 11:20 हुआ तो पता चला यार ये इमीडिएट है, ये अर्जेंट है, तो हमें मतलब ये चेंज होती रहती है, फिक्स भी हो सकती है, डायनेमिक भी हो सकती है। तो देखो अगर, हाँ, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या हो गया, CPU कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द रनिंग प्रोसेस इफ ऑफर अ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव्स। तो इसमें क्या होता है, CPU जो हम इसको हम CPU को बोलते हैं कि भाई जो प्रोसेस अभी करंटली रनिंग है उसको बोलते हैं भाई तू वेट कर, है ना, मतलब वो एग्जीक्यूट हुई है नहीं हुई है डजेंट मैटर, हम उसको उसे CPU से बाहर ले जा सकते हैं। तो दैट इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो सपोर्ट्स बेटर रिस्पॉन्स टाइम एंड फेयरनेस, इससे क्या होता है, बेटर रिस्पॉन्स टाइम मिलता है और फेयरनेस भी रहती है कि सबको ही CPU जाके हाई हेलो करके आ रहा है। एग्जाम्पल में राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ठीक है, तो हमारा जो है शेड्यूलिंग के अगर हम क्राइटेरिया देखें तो हमारा क्या रहता है कि CPU की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज, ये तो हमारा लाइक गोल है ना, कि CPU आइडल नहीं रहनी चाहिए, उसके यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करना है। एंड मिनिमाइज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है और वेटिंग टाइम है और जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है उसको हम लोग मिनिमाइज कर पाएँ। एंश्योर फेयरनेस एंड मीट डेडलाइंस, क्या है कि फेयरनेस इंश्योर कर पाए और डेडलाइंस को मीट कर पाए, स्पेशली इन रियल टाइम सिस्टम जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी डेडलाइंस। क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, कि CPU यूटिलाइजेशन कितने परसेंट जो है CPU बिजी है, थ्रूपुट हमारा कितना होता है कि प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, कि कितने उसमें कंप्लीट हो रहे पर टाइम में, लाइक रेट ऑफ कंप्लीशन। अभी क्या क्या टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम कि टोटल टाइम स्पेंड इन द रेडी क्यू, एंड रिस्पॉन्स टाइम में हमारा क्या होगा, टाइम फ्रॉम द सबमिशन टू फर्स्ट एग्जीक्यूशन, कि मतलब जब उसको सबमिशन हुआ और उसके बाद में उसको पहली बार कब CPU मिल रहा है, दैट इज अ रिस्पॉन्स टाइम। सो एक बार हम लोग ये देख लेते हैं बेसिक टर्म्स। अराइवल टाइम हमारा क्या होता है, टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर द रेडी क्यू और स्टेट, कि मतलब मान लो यार अपने कॉलेज में एंटर किस टाइम किया, मान लो 8:10 पे एंटर किया, तो आपका क्या हो गया, वो अराइवल टाइम हो गया। बर्स्ट टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूट ऑन CPU, मतलब CPU में से कितना एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन CPU। और ये क्या होता है हमारा ड्यूरेशन होता है, ये क्या होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है,
कि आपने कितनी मतलब लाइक मान लो यार आपका कॉलेज में जाके गोल था कि क्लास लेनी है, तो आपने कितनी देर जो है वो क्लास ली है ना, तो वो हमारा क्या हो गया बर्स्ट टाइम। कंप्लीट टाइम क्या हो गया, द टाइम इन विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, जिसमें उसने अपनी प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की। द पॉइंट ऑफ टाइम नॉट ड्यूरेशन, ये क्या हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो अपने 4:10 पर आप कॉलेज से निकले, तो 8:10 से 4:10 आप कॉलेज में थे ना, तो हमारा कंप्लीशन टाइम क्या हो 4:10, अराइवल टाइम 8:10, और बर्स्ट टाइम जितने जितनी देर आपने क्लासेस ली। टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या हो गया, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि टोटल टाइम मान लो कि जैसे 4:10 में से हमने 8:10 माइनस किया, तो वो टाइम हमारा ठीक है। वेटिंग टाइम हमारा क्या हो गया, मतलब आपको टोटल कॉलेज में हमने कितना टाइम स्पेंड किया, वो हमारा टर्न अराउंड टाइम आप उसको मान सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया कि वेटिंग टाइम क्या हो गया, टर्न अराउंड टाइम, मतलब जो टोटल टाइम था माइनस बर्स्ट टाइम कि एक्चुअल में कितनी देर क्लास ली। अब हो सकता है ना कॉलेज जाके आप कैंटीन में बैठे हुए हो या फिर घूम रहे हो कैंपस में, तो वो तो मतलब हम उसे नहीं मानेंगे ना कि आपने उसे एग्जीक्यूशन में हेल्प मतलब वो किया है, क्लासेस लिए हैं या कुछ यूज़फुल किया है, मतलब यूज़फुल नहीं नॉट एट मतलब उसमें नहीं सेंस में, लेकिन स्टिल। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम जो उसका एग्जीक्यूशन का एग्जैक्टली टाइम है, और ये हमारा टोटल टाइम था। ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम हमारा क्या हो गया, द टाइम विच अ प्रोसेस गेट सीपीयू फर्स्ट टाइम, लाइक उसका ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि उसको कब सीपीयू मिला। मान लो रिस्पॉन्स टाइम में जैसे कि आप क्लास तक जा रहे हो 8:10 पे, तो आप कॉलेज पहुंचे, लेकिन क्लास अब 10:30 गए, तो वो एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 8:30 बजे स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। इसमें हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट टाइम जब उसको मिला, और उसमें से अराइवल टाइम हम लोग माइनस कर देते हैं। तो देखो प्रोसेसेस दो टाइप के होते हैं, सीपीयू बाउंड एंड आईओ बाउंड। मतलब ये सीपीयू बाउंड हमारे हो गए और एक आईओ बाउंड हो गया, इनपुट आउटपुट बाउंड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि देखो एग्जांपल क्या हो गया, ओएस टास्क हाई प्रायोरिटी एंड डाउनलोडिंग फाइल लो प्रायोरिटी। जैसे हमने यहाँ पे प्रायोरिटीज देखी ना, शेड्यूलिंग में क्या होता है, तो प्रायोरिटीज क्या हो सकती है यार, मान लो ओएस का कुछ टास्क आया अर्जेंट है, इंटरप्ट है, तो हम उसे हाई प्रायोरिटी देंगे ऑब्वियसली। फाइल रिकॉर्डिंग को हम तो फाइल डाउनलोडिंग को हम मतलब डिले भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बेस पे प्रायोरिटी डिसाइड होती है किसी भी मतलब शेड्यूलिंग करते टाइम। अब हमारी क्या आ गई टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला सीन। टाइप नॉन प्रिएम्प्टिव है भाई, जो आया ना पहले, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके लाइन लगी हुई थी। ठीक है। या फिर मान लो ऐसे इस एग्जाम्पल है कि अगर आपकी कॉलेज में फाइल्स चेक हो रही है लैब में, तो एक बच्चे की फाइल जब तक मैम पूरी चेक नहीं करती है, 10 प्रोग्राम से 10 चेक करती है, उसके बाद सेकंड की बारी आती है, ऐसे ऐसे करके रोल नंबर वाइज वेट कर रहे हो आप लोग। तो वो क्या है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि पहले रोल नंबर वाइज आ रहे हैं, या फिर मतलब पहले पहले जो आया उसके ऐसे आ रहे हैं। तो इसकी वर्किंग क्या है, द प्रोसेस दैट अराइव्स फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट लाइक अ क्यू, है ना। एडवांटेजेस सिंपल इंप्लीमेंट करना, पहले आ रहे हो पहले आ रहे हो, ठीक है। फेयर फॉर प्रोसेसेस इन एन अराइवल ऑर्डर, जैसे जैसे आप आ रहे हो उसके बेस पे वो। डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, कॉन्वो इफेक्ट, है ना, कि मतलब कॉन्वो इफेक्ट है, इसके क्वेश्चन भी आ जाता है। तो देखो शॉर्ट प्रोसेसेस गेट स्ट्रंक बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेसेस। मान लो 1 घंटे का एक प्रोसेस है, इसका जो बर्स्ट टाइम हमारा वो 1 घंटा है, जबकि 10 सेकंड वाला जो था ना वो वेट करता रहेगा। अब हम आइडली देखें तो 10 सेकंड को हम पहले बुला के फटाफट खत्म करते, 1 घंटे वाला चलता था, बट नहीं ऐसा नहीं होता ना, ये प्रीएम्प्टिव है। 1 घंटे वाला पूरा खत्म हो रहा है, तब 10 वाले को वो मिल रहा है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया, टिकट काउंटर क्यू, कि मतलब जैसे हम टिकट काउंटर की क्यू में खड़े हैं, तो जैसे जो जो पहले आता है फिर उसको टिकट मिलती जा रही है, फिर नेक्स्ट को मिल रही है, और सबको टिकट मिल रहा है तभी जाने दे रहे हैं। शॉर्टेस्ट क्या हो गया हमारा, ये कैसे है, दो टाइप के होते हैं यार, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। तो प्रीएम्प्टिव में हमारा क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव में कि मतलब भाई यार कि जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो, और नाम से समझ में आ रहा है कि शॉर्ट जॉब फर्स्ट, कि पहले जो है शॉर्टेस्ट जॉब को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, कि सारे छोटे छोटे वाले हो जाए, फिर लॉन्ग को टाइम लगना है, वैसे भी हमें पता है ना। कि देखो वर्किंग विद स्मॉलेस्ट सीपीयू बर्स्ट एग्जीक्यूट्स फर्स्ट, जिसका भी बर्स्ट टाइम स्मॉलेस्ट है हम उसको प्रायोरिटी देंगे, कि इसको तो यार 10 मिनट ही 10 सेकंड लगना है, तो हम उसको भेज देते हैं। एडवांटेजेस क्या हो गए, गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, क्या करते हैं मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देता है, मतलब वेटिंग टाइम कम से कम कर देता है ये। डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, कि बर्स्ट टाइम मस्ट बी नोन इन एडवांस, अब ज़रूरी थोड़ी हमें पता हो कि यार उसको कितना टाइम लगेगा, है ना, तो एडवांस से पता होना चाहिए। इसकी डिसएडवांटेज हो गया स्टारवेशन पॉसिबल, कि लॉन्ग प्रोसेस अब वेट करते रहेंगे, यहाँ पे हमारा शॉर्ट प्रोसेस वेट कर रहे थे, कॉन्वो इफेक्ट। स्टारवेशन मीन्स लॉन्ग प्रोसेस वेट करे जा रहे हैं, मतलब वो हाई प्रायोरिटी के थे, लेकिन वो तो यार शॉर्टेस्ट नहीं थे, इसलिए उनको वेट करना पड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में हमारा क्या है, ये क्या है प्रियम्पटिव है। ठीक है। और ये क्या हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। देखो प्रिएम्प्टिव है यानी कि वर्किंग ईच प्रोसेस, मतलब ये जब तक वो एक खत्म नहीं होगा, सॉरी प्रिएम्प्टिव है इसका मतलब क्या है कि हम इसमें स्विचिंग कर सकते हैं ना। देखो ईच प्रोसेस गेट अ फिक्स काउंटिंग टाइम, 4 सेकंड, जो हमने उसमें पढ़ा था यार, हमारा टाइम शेयरिंग था, उसी सिस्टम में ये यूज़ हो रहा था राउंड रॉबिंग। तो आफ्टर द क्वांटम एक्सपायर प्रोसेस मूव टू द एंड ऑफ द क्यू। एडवांटेज क्या रहता है, फेयर रहता है, सब प्रोसेस को उसी पे टाइम मिल रहा होता है, गुड फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। डिसएडवांटेज क्या हो गया, परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द क्वांटम साइज, बहुत स्मॉल या बहुत लार्ज हो सकता है। हाई कॉन्टेक्ट स्विच ओवरहेड, बिहेव लाइक FCFS, है ना। अगर बहुत लार्ज रहता है तो फिर ये फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह बिहेव करने लगता है, और बहुत छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्टेक्ट स्विचिंग का हार्डवेयर हो जाता है, ओवरहेड हो जाता है। ठीक है ना।
एग्जाम्पल गिविंग टर्न्स टू प्लेयर इन अ गेम वन बाय वन, मतलब एक करके सबकी बारी आ रही है वैसे करके। देखो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हमारा क्या होगा कि ये हमारा प्रीएम्प्टिव भी होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी होता है। तो प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी रन्स ऑन द फर्स्ट, समझ में आ रहा है? प्रायोरिटी लाइक वीआईपी लोगों को पहले वो मिलेगा ऐसे करके एक्सेस। तो एडवांटेजेस क्या हो गया, यूजफुल फॉर हैंडलिंग क्रिटिकल टास्क फर्स्ट, कि हम लोग क्रिटिकल टास्क जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग हैंडल कर पा रहे हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या हो गया कि स्टारवेशन पॉसिबल फॉर लो प्रायोरिटी जॉब्स, कि मतलब स्टारवेशन जो है पॉसिबल, स्टारवेशन भी वो पड़ा ना कि लॉन्ग प्रोसेस जो है वेट कर सकते हैं, मान लो वो लॉन्ग है और लो प्रायोरिटी है तो वो वेट ही करे जा रहे कब तक। सॉल्व बाय एजिंग, इंक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ द वेटिंग प्रोसेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो प्रोसेस वेट करें उनकी हम क्या करते हैं प्रायोरिटी वो करते रहते हैं, एज मतलब लाइक बढ़ाते रहते हैं। एग्जाम्पल इन अ हॉस्पिटल इमरजेंसी पेशेंट्स आर ट्रीटेड बिफोर नॉर्मल पेशेंट्स, तो ये इसका एग्जाम्पल है, हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्या, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एंड हमारा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। देखो वर्किंग प्रोसेसेस आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्यूज बेस्ड ऑन द टाइप की सिस्टम, या फिर हमने क्या किया इसमें बताया था लाइंस बन जाए, मतलब क्यूज हम लोग बना देते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्यूज बेस्ड ऑन देयर टाइप, कि वो सिस्टम के लिए मतलब वो है हमारा इंटरेक्टिव है या फिर बैच वो है, ठीक है। तो ईच क्यू हैज़ इट ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हम मान लो इसमें राउंड रॉबिन लगा रहे हैं, इसमें हम लोग वो लगा रहे हैं एसजेएफ, इसमें एफईएफएस लगा दी, ऐसे करके सबके लिए अलग अलग हमने वो लगा दी। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग नाम से समझ में आ रहा है कि हमने मल्टी लेवल की क्यूज बना दी और उसमें हम लोग अलग अलग शेड्यूलिंग कर, देखो जैसे आर फॉर इंटरेक्टिव एंड एफसीएफएस फॉर बैच, अलग अलग लगा दी। कि एडवांटेजेस में क्या हो गया, सेपरेट प्रोसेसेस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एफिशिएंट हैंडलिंग हो रही है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की उसके बेस पे सॉर्ट कर दिया, अलग अलग बांट दिया। डिसएडवांटेज क्या हो गया, रिजिड है कि प्रोसेस इज फिक्स इन वन क्यू, चलो यार ये प्रोसेस जो है ना, मान लो यार ये एक छोटी प्रोसेस है 30 सेकंड की, 30 सेकंड बर्स्ट टाइम है, और ये क्या है कि हमारी इंपॉर्टेंट भी है लेकिन वो क्यू में स्टक है, इसी क्यू में है ना। तो देखो एग्जांपल देखिए, हम कॉलेज में से मान लो वहाँ पे टीचर्स की लाइन अलग है, सीनियर्स की लाइन अलग है, जूनियर्स की अलग है, लाइक क्लासेस वाइज या ईयर वाइज लाइन लगी हुई है ना, ऐसे करके। इसमें क्या हो गया हमारा सिमिलर है मल्टी क्यू के, बस हमने क्या किया बट प्रोसेसेस कैन मूव बिटवीन क्यूज, अब लाइन में ना मूव कर सकते हैं, ये वाली इधर प्रोसेस इधर जा रही है क्योंकि इसको पता है ये शॉर्टेस्ट भी है और इधर भी ऐसे जा सकती है, मूव कर सकती है। शॉर्ट जॉब स्टे इन द हाई प्रायोरिटी क्यूज, लॉन्ग जो है गेट हम धीरे धीरे उसको लो प्रायोरिटी क्यूज में डालते रहते हैं। और एडवांटेजेस क्या हो गया, फ्लेक्सिबल है, तो यानी कि स्टारवेशन रिड्यूस हो जाता है हमारा, सॉरी फ्लेक्सिबल है और स्टारवेशन रिड्यूस हो जाता है हमारा। डिसएडवांटेज में क्या हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, मतलब ये थ्योरेटिकली तो समझ में आ रहा है ना कि ऐसे ऐसे कर लेंगे और वो, लेकिन एक्चुअल में जब करने जाते हैं ना तब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि एक तो पहली लाइन से उसके बीच में भी कोई कोई मूव कर रहा है ना। तो देखो एग्जांपल में क्या क्या, गेमिंग कैफे, अ न्यू प्लेयर गेट्स हाई प्रायोरिटी इनिशियली बट इफ दे कीप प्लेइंग टू लॉन्ग तो दे आर मूव टू अ लो प्रायोरिटी क्यूज, सो अदर्स गेट अ चांस, बाकियों को एक चांस मिल जाता है। अब नेक्स्ट में फटाफट आते हैं, तो देखो नेक्स्ट में हमारा क्या है कि डिमांड शेड्यूलिंग एंड रियल टाइम शेड्यूलिंग। डिमांड शेड्यूलिंग नाम से समझ में आ रहा है, सीपीयू जो है ना एलोकेट कर रहा होता है रिसोर्सेज को जब एक प्रोसेस जो है डिमांड करते हैं रिक्वेस्ट करता है तब भी। वर्किंग क्या रहती है, ऑन डिमांड शेड्यूलिंग मैकेनिज्म वेयर रिसोर्सेज आर असाइंड डायनेमिकली, मतलब आपने डिमांड की है ना, अगर वो अवेलेबल है तो दे देता है वरना आपको वेट करने को बोलता है, ठीक है ना। और एडवांटेज में क्या होगा, अवॉइड रिसोर्स वेस्टेज, यार जिसको डिमांड है जिसको ज़रूरत है वो मांग रहा है फिर उसको हम वो वापस कर रहा है, ऐसे करके हो जाता है हमारा फिर। गुड फॉर अनप्रिडिक्टेबल लोड्स, वर्कलोड्स, अभी हमें पता ही नहीं है यार कि हमने सोचा कि डिमांड है ही नहीं और उसके बाद डिमांड एक समय से ज़्यादा हो गई है ना, तो वो चीज़ हो सकती है। मे लीड टू डिलेज इफ मेनी प्रोसेस डिमांड रिसोर्सेज, मान लो यार ऐसा टाइम आया कि सीपीयू आइडली बैठा रहा है, उसके बाद एक टाइम पर सबको सीपीयू की ज़रूरत है एक साथ ही, तो ये क्या होता है ना बहुत डिले भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे रिसोर्सेज एक साथ डिमांड कर रहे होते हैं। और दूसरी बात कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं ना, कि एक टाइम पर बहुत सारे वो लोग डिमांड कर रहे थे, लाइक प्रिंटर स्टार्ट प्रिंटिंग ओनली व्हेन अ प्रिंटर प्रिंट रिक्वेस्ट कम्स, फिर प्रिंटर जो हम कंट्रोल पे दबाते हैं तभी उसके बाद प्रिंट कर रहा होता है, तो वही चीज़। अब डिमांड मतलब उन्होंने डिमांड की ना उससे रिक्वेस्ट की, तो देखो डेफिनेशन में क्या आ गया, सीपीयू शेड्यूलिंग दैट इंश्योर्स टास्क कंप्लीट विद इन अ डेडलाइन। इसमें क्या होता है हमारा डेडलाइन, या रियल टाइम वो रियल टाइम ओएस पड़ा था ना, वही रियल टाइम शेड्यूलिंग है उसी की। क्या है कि मतलब ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि विद इन अ डेडलाइन हो, वही हार्ड टाइम और रियल टाइम की डेडलाइन स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, ओकेजनली मिसिंग डेडलाइन इज अलाउड। एल्गोरिथम हमारी क्या होगा इसमें, देखो यार आरएमएस होता है रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग, मतलब प्रायोरिटी गिवन टू अ प्रोसेसर विद स्मॉलर टाइम पीरियड्स, तो ठीक है इसमें हम लोग इसको टास्क वो देते हैं। और अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट क्या होता है, प्रोसेस विद द अर्ली डेडलाइन शेड्यूल फर्स्ट, कि मतलब हम जो है पहले जिसकी डेडलाइन पहले है ना उसको कर रहे होते हैं, मतलब अर्जेंसी के बेस पे और ऊपर टाइम पीरियड के बेस पे। तो देखो एग्जांपल है कार एयरबैग सिस्टम मस्ट डिप्लॉय विद इन मिली सेकेंड्स, है ना। नेक्स्ट हमारा ये तो अब न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो अब यहीं पे हम ये लोग यूनिट 1 की रिवीजन कवर करते हैं, मैं एक बार आपको न्यूमेरिकल्स से गो थ्रू करा देती हूँ। तो देखो जैसे हमारा एफ का आता है, देखो आपको ना ये टेबल दे रखी होगी या डेटा दे रखा होगा, तो क्या करना होगा कि देखो हम जैसे अगर हम क्वेश्चन देखिए फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, तो इसमें क्या है क्राइटेरिया हमारा क्या रहता है, अराइवल टाइम रहता है कि पहले आ रहा है पहले वो
मोड क्या रहता है, नॉन प्रियम्पटिव, कि जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम जाने नहीं देंगे। तो इसमें क्या रहता है ना, हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है ना वेटिंग टाइम की इक्वली रहता है, कुछ अलग से नहीं होता। जो भी प्रियम्पटिव हो गया ना, ये नॉन प्रियम्पटिव के लिए रहता है हमारा। बट फॉर प्रियम्पटिव क्या होता है हमारा, कि जो हमारी स्केड्यूलिंग है ना जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है ना, वो डिफरेंट होता है उसमें वेटिंग टाइम से, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा उसमें कि उसके बाद आपको गैंट चार्ट बनाने होंगे, ठीक है। और बेस्ड ऑन जैसे इसके पहले अराइवल टाइम के बेस पे कि कौन आया सबसे पहले, 0 पर ये आया, फिर हमने P1 को दे दिया ये, ठीक है। उसके बाद कब तक बर्स्ट टाइम वो 2 सेकंड तक चला, क्योंकि यहाँ पे तो नॉन प्रीएम्प्टिव है यानी कि पूरा चलेगा। फिर हमने क्या देखा यार कि और कौन है अराइवल टाइम पे, 2 सेकंड हो चुके हैं, कौन कौन था, एक ये है, इसको बोला कि आजा भाई तू आजा, P2 आ गया 4 तक, ठीक है। हमने देखा कि 2 सेकंड है इसका भी, कंप्लीशन टाइम 4 है, 4 पर ही कंप्लीट हुआ। देन हमने वेट किया, अब क्या हुआ, ये 5 पे आ रहा है लेकिन हम तो अभी 4 पे हैं, तो फिर मैं क्या करें, CPU यहाँ पे आइडल रहेगा। फिर हम आगे 5th पे हमने स्टार्ट किया, इसको चाहिए बस टाइम इसका 3 सेकंड यानी कि 8 तक चलेगा। आपको ना ये दे रखे होंगे कंप्लीशन टाइम, हो सकता है खुद निकालने को बोले, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम देखो, एक मिनट, और 6 हमारा क्या है, 6 पर आया, और ये हमें 12 तक इसका कंप्लीशन टाइम है यानी कि 4, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमने ये इसको गैंट चार्ट बना दिया। अब आपसे पूछ सकते हैं इसमें क्या एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। तो इसमें क्या करना है आपको, जो हमने टर्न अराउंड टाइम निकाला है उसका एवरेज निकाल देना है एंड वेटिंग टाइम का एवरेज निकाल देना है, ठीक है। डिटेल वाला तो हम MRQs के लेक्चर में कवर कर चुके हैं ना। तो देखो एवरेज तो पता ही है ना, बेसिक की टोटल टैट ऊपर से नंबर ऑफ प्रोसेसेस, और एवरेज वेटिंग टाइम में भी टोटल वेट एंड उसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोसेसेस। अब देखो हमने टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाला कैसे। देखो टर्न अराउंड टाइम में हमारा कैसे हुआ, अगर हम याद करें हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा ये क्या है, हमारा टर्न अराउंड टाइम C माइनस ए। तो C माइनस ए क्या, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 5 3 एंड 6, ये ऐसे करके आ गया, ठीक है। और WT में हमारा क्या हो गया, टैट माइनस बर्स्ट टाइम PT। तो इसमें हमने क्या किया, टर्न अराउंड टाइम निकाल चुके थे, इसमें इसको माइनस किया 0, इसमें इसको माइनस किया 1, इसमें इसको माइनस किया 0 एंड देन 2, ठीक है। और रिमेन रिस्पॉन्स टाइम हमारा सेम रहेगा, ओके। तो अब ऐसे ही मैंने अलग अलग शेड्यूलिंग के लिख रखा है। SDF हमारा कि क्राइटेरिया क्या रहता है, इसका बर्स्ट टाइम रहता है, मोड क्या रहता है, नॉन प्रीएम्प्टिव रहता है। फिर हमारे ऐसी आ जाती है STRF की शॉर्ट, ये जो क्या होती है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होती है लेकिन विद प्रियम्पशन। इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, बर्स्ट टाइम और क्या होती है प्रियम्प्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, राउंड रॉबिन, ठीक है। तो इसमें क्या गया, टाइम क्वांटम और प्रियम्प्टिव, मतलब टाइम क्वांटा के बेस पे होती है और प्रियम्प्टिव। यहाँ पे हमें टाइम क्वांटम दे रखा होगा कि जैसे मान लो Q दे रखा है 2, और उसके बेस फिर हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं गैंट चार्ट बना के कि कौन पहले आया, फिर जो है उसका फिर वही एवरेज टाइम निकालने को बोल सकते हैं, या फिर आपको पूरे टेबल बनाने को, कंप्लीट द टेबल ऐसे करके आ सकता है कि आपको TAT और वो निकालना होगा, ठीक है। और इसमें क्या होती है, हमारी कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो रही थी फटाफट से, कि मतलब फटाफट से नहीं, मतलब कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो रही है कि वो पहले P1 को अटेंड किया, फिर P2 को, फिर P3 को, और जो भी जो है कॉन्टेक्ट स्विचिंग होती रहती है, तो ये लास्ट में जाती रहती है। जैसे मान लो 3 ही प्रोसेस है, P1 P2 P3, एंड देन क्या होगा, P1 को जिसने हाई हेलो किया 2 सेकंड के लिए, फिर उसको बोला तू जा, इसके साथ हाई हेलो किया, तो अभी फिर ये पीछे आ जाएगी P2, और फिर इसको इस पर किया, फिर ऐसे करके पीछे, फिर दोबारा ऐसे क्यू 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 होते रहते हैं। और फिर ये 2 सेकंड किया, मान लो 6 सेकंड की थी तीनों, 2 सेकंड किया, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड में लास्ट में इसका वो हमारा ही खत्म हो गया। नेक्स्ट अगर हम आए तो हमारा ये क्या है, प्रायोरिटी शेड्यूल। इसमें क्या हमारा क्या क्राइटेरिया क्या रहता है, ये प्रियम्प्टिव रहती है और इसमें प्रायोरिटी रहती है हमारा क्राइटेरिया। तो कौन सा मतलब जो है हमें प्रायोरिटी देनी है किस वो डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे क्या रहता है, हायर द नंबर, ये मेंशन हो सकता है क्वेश्चन में कि मतलब नंबर हायर है और तो प्रायोरिटी हाई देनी है, या फिर हो सकता है कि मतलब जैसे कि यार अगर हम देखें रैंक में हमारा उल्टा रहता है ना कि फर्स्ट रैंक सबसे सही रहती है और 1000 रैंक मान लो उससे बेकार ही है, तो ऐसे करके। तो क्या है ऐसे, वो डिपेंड करेगा कि लोअर को हमें प्रायोरिटी देनी है, हायर को वो मेंशन होगा क्वेश्चन में। तो उसी के बेस पे हमने गैंट चार्ट बना के उसका टेबल बना लिया एंड एवरेज कैलकुलेशन टाइम कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। बिल्कुल ब्रीफ में बताया मैंने सब कुछ, डिटेल में आप कवर कर ही सकते हो। सो ठीक है देन, ऑल द वेरी बेस्ट। ये हमारी यूनिट 1 की रिवीजन यहीं पे कंप्लीट होती है। डिटेल में सब कुछ कवर करा रखा है, PDF आपको मिली हुई है, अच्छे से इसे रिवाइज कर लेना है ना। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।